हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ये दूसरा पार्ट है, जिसको हम कभी कभी मोल फ्रैक्शन के थ्रू भी मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आप ये जान लो कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो किसी सॉल्यूशन के लिए होता है। जैसा कि आप जानते हो, आप प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि कोई भी एक सॉल्यूशन अगर है, ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं जनरली। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा जो कंपोनेंट होता है दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो कंपोनेंट होते हैं जिसमें आप जानते हो कि जो सॉल्यूट होता है उसका अमाउंट क्या होता है, काफ़ी कम होता है। लेस अमाउंट में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्वेंट का अमाउंट मतलब सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट वाला क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है, और लार्ज अमाउंट वाला सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के जनरली दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जब सॉल्यूशन के अंदर तीन कंपोनेंट हों तो उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मोल फ्रैक्शन में। कभी कभी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है, या तो फिर कभी कभी सॉल्यूशन के अंदर तीन कंपोनेंट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो इसके डेफिनेशन में अगर आप देखो तो इट मे बी डिफाइंड एज the ratio of number of moles of one component to the number of moles of all the components present in the solution। मतलब इसमें क्या बताना चाह रहा है कि जो रेशियो है, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप ये जान लो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब जो मास गिवन है उसमें अगर हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो क्या है, या तो सॉल्यूट हो सकता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के, तो इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे अगर हम सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, सॉल्यूट लेंगे। अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब मोल फ्रैक्शन एक तरीके का क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, सॉल्यूशन के अंदर का कोई एक कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अगर दो कंपोनेंट है तो उन दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। या फिर सॉल्यूशन के अंदर अगर तीन कंपोनेंट है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर तीनों कंपोनेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो किस सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के
जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे हम डिवाइड करते हैं, और इन दोनों रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर देखा जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, इफ सबस्टांस ए डिजॉल्व इन सबस्टांस बी, मान लो एक सबस्टांस ए है जिसको सबस्टांस बी में डिजॉल्व किया जा रहा है। मान लो सबस्टांस ए अगर शुगर है और सबस्टांस बी वाटर है, तो शुगर को अगर वाटर में मिक्स किया जा रहा है एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड Nb रिस्पेक्टिवली, देन द मोल फ्रैक्शंस ऑफ A एंड B आर गिवन एज। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि सबस्टांस ए को डिजॉल्व किया जा रहा है किसमें, सबस्टांस बी में, और देयर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ए सबस्टांस ए का जो नंबर ऑफ मोल माना गया है वो क्या है, Na है, और सबस्टांस बी जो कि सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर ए क्या है, ए को डिजॉल्व किया जा रहा है सबस्टांस बी में, ठीक है, इसका मतलब ए क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, और बी क्या हुआ आपका, सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, तो अब ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना बताया जा रहा है, Na मान लिया गया, और बी का नंबर ऑफ मोल्स क्या मान लिया गया Nb। तो देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो अब ए और बी के मोल फ्रैक्शन को हम कैसे निकालेंगे, ए क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, और Nb क्या है, सॉल्वेंट है। तो Na क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये क्या है आपका, सॉल्यूट है, और बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन ए का, ए मतलब सॉल्यूट का अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वल टू, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा ए का, ए मतलब सॉल्यूट का। नेक्स्ट है, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स हमने ए का क्या माना था, नंबर ऑफ मोल्स ए का क्या माना था, Na। तो Na में हम क्या करेंगे, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूट का हमने नंबर ऑफ मोल्स क्या माना था, Na, और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स क्या माना था, Nb। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Na अपान क्या करेंगे, Na प्लस Nb, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से हम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा सॉल्यूट का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है, बी क्या है बच्चों, बी आपका क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एन बी अपान Na प्लस Nb। ठीक है, तो Nb क्या है, Nb इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपान क्या है, नंबर ऑफ मोल, Na क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन हम सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड ये कुछ फार्मूला है, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, सॉल्यूट का कैसे निकाला जाएगा, सॉल्वेंट का कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये सब नोट कर लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। तो अब बात करते हैं हम मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जनरली जो मोल फ्रैक्शन होता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। मतलब मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब भी हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब यूनिटी होगी, 1 होगा या 1 से कम हो सकता है। ठीक है, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब जो सम होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं 2 या फिर 3, ठीक है, उन सारे कंपोनेंट्स को अगर हम सम कर दें, उन सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को अगर सम कर दिया जाए तो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले थे क्या, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन की। जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है कि ए सोल्यूशन कंटेन्स 25% वाटर। मतलब एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर 25% वाटर है और 25% एथेनॉल है और 50% एसिटिक एसिड है बाई मास। बाई मास हमने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्लास में बच्चों, कि बाई मास का मतलब क्या होता है कि अगर 25% वाटर है तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, इसे 25 ग्राम लेंगे, 25 ग्राम ऑफ वाटर। 25 एथेनॉल का मतलब क्या हो गया, 25 ग्राम ऑफ एथेनॉल। और 50% एसिटिक एसिड का मतलब क्या हो गया, 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। इन तीनों को जब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 25 + 25 + 50 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये 100 ग्राम क्या हो गया, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें वाटर का मास कितना है, 25 ग्राम, एथेनॉल का मास कितना है, 25 ग्राम, एसिटिक एसिड का मास कितना है, 50 ग्राम है। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब इस सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस सॉल्यूशन में अगर आप देखो तो 3 कंपोनेंट हैं, एक वाटर है, एक एथेनॉल है और तीसरा क्या है आपका, एसिटिक एसिड है। तो इन तीनों कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, पहले तो किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले, जैसे अगर हमें वाटर का कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपको हमने बताया। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों, इस मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। काई मतलब एक्स की तरह बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो काई, इसको क्या बोला जाता है, काई, CHI। इसको नोट कर लेना, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई काई। ठीक है, तो काई अगर हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है वाटर का, ठीक है, जैसे अगर हमें वाटर का निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, काई वाटर। काई वाटर का मतलब क्या हुआ, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर करना होगा। फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ किसी एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होता है सोल्यूशन का, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा वाटर का, ठीक है, और साथ में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना होगा। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को हमें क्या करना होगा, ऐड करके हमें क्या निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ये जो क्या तीनों जो कंपोनेंट हैं वाटर के मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो तीनों कंपोनेंट है, देखो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर दे रहा है बच्चों, तो उसमें क्या करो कि सबसे पहले जो भी कंपोनेंट है, अगर 2 कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट है, तो उन सारे कंपोनेंट का हमें क्या करना चाहिए, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अभी आपको हमने फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ मोल्स, जैसे मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2, तो हमने क्या बताया था फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वाटर का, तो हमें क्या करना होगा, गिवन मास अपान मालिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है वाटर का, 25%, मतलब 25 ग्राम गिवन मास हो गया, अपान मालिकुलर मास वाटर का आप निकालते हो, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। 16 हम ऑक्सीजन का लेते हैं, 16 + 2 कितना हो गया, 18। तो वाटर का मालिकुलर मास 18 होता है। अब 25 में हम 18 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.4 मिलेगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मिलेगा, ठीक है। तो ये 1.4 क्या हो गया, दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल, तो एथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास, एथेनॉल का भी 25% है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई मास क्या हो जाएगा, 25 ग्राम, 25 डिवाइडेड बाई एथेनॉल का आप निकालोगे मालिकुलर मास, एथेनॉल का मालिकुलर मास निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है एथेनॉल का, C2H5OH, C2H5OH, तो कार्बन का 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 24 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 5 यहाँ पे है, 24 + 5 कितना हो गया, 29, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 30 हो गया, और ऑक्सीजन का 16, हाँ तो 13 और 16 कितना हो जाए, 30 + 16 कितना हो गया आपका टोटल मालिकुलर मास 46 हो गया। तो एथेनॉल का मालिकुलर मास 46, तो 25 में 46 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 0.54, क्या मिलेगा, 0.54, ठीक है, 0.54 क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल है, ठीक है बच्चों। अब देखो तीसरा कंपोनेंट है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का भी हमें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COOH है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, गिवन मास कितना है, 50% है, 50% मतलब 50 ग्राम अपान मालिकुलर मास एसिटिक एसिड का निकालो बच्चों, कार्बन का 12, इस कार्बन का भी 12 + 12 कितना हो गया, 24, और 4 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे, तो 24 + 4 कितना हुआ, 28 हो गया। और ये ऑक्सीजन का 16 लेते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो 32 + 28 कितना होगा, इसका मालिकुलर मास बच्चों 60 होगा, ठीक है। तो 50 में हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 0.83, ठीक है। ये 0.83 क्या होगा, दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से बच्चों हमने तीनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद अब क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। मतलब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन,
अब ये जो सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट था, तो तीनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो पहला क्या था, वाटर का 1.4 था नंबर ऑफ मोल, उसके बाद एथेनॉल का आपने निकाला था 0.54 था, और एसिटिक एसिड का भी आपने कितना निकाला 0.83। इन तीनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 2.76। 2.76, ये 2.76 क्या है बच्चों, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो इसको याद रखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 2.76 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी का क्या कर सकते हैं, अब मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब काई वाटर मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, काई वाटर। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर लिखना होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आया था, 1.4 आया था, डिवाइडेड बाई, हम क्या करेंगे, अब वाटर कंपोनेंट का अगर हम निकाल रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट है, वाटर का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स 1.4 है। अब नीचे क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन अभी हमने कितना निकाला था, तीनों ऐड करके 2.76। तो 1.4 में हम क्या करेंगे, 2.76 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 0.50 मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो आंसर क्या होगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 0.50 होगा बच्चों, ठीक है। अब अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल कितना निकाला था आपने, 0.54। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल अपान क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन आपने कितना निकाला था, 2.76 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.196 होगा। तो ये 0.196 बच्चों क्या होगा, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। अब तीसरा कंपोनेंट क्या है आपका, एसिटिक एसिड। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, दिस इज द काई मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना निकाला था बच्चों आपने, 0.83 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितना निकाला था, 2.76 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, इसमें इसका आंसर मिल जाएगा आपको 0.301, ठीक है बच्चों। तो दिस इज 0.31, ठीक है। तो ये आपका 0.31 क्या होगा, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या पूछा था, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। सवाल में क्या पूछा था, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो सोल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट थे, कौन कौन से कंपोनेंट थे, 3 थे, एक वाटर था, एथेनॉल था और एसिटिक एसिड। तो इन तीनों का हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन आपने क्या निकाला था अभी, काई वाटर कितना आंसर आया था, काई वाटर आपका आंसर आया था 0.5, और काई एथेनॉल C2H5OH, काई एथेनॉल का कितना आया था आंसर, 1.96, और काई एसिटिक एसिड मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड अभी आपने कितना निकाला, 0.301। तो ये तीनों कंपोनेंट का आपने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है।
इस क्वेश्चन में देखो 3 कंपोनेंट दिया था, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में 2 कंपोनेंट भी देते हैं, तो वहाँ पे और भी आसान हो जाएगा। 2 कंपोनेंट का निकालना है, ठीक है, तो 2 कंपोनेंट का भी निकालने के लिए हम सेम यही काम करेंगे, ठीक है। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके लिए हमने यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है, 30% बाई मास, मतलब कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ही केवल मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। मतलब 30% बेंजीन है जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिक्स किया गया है। तो आपको मैं फार्मूला बता दूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CCl4। तो CCl4 का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो उसमें Cl का एटॉमिक मास कितना रखेंगे बच्चों, 35.5 रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। कार्बन का 12 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, एक बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला आप जानते ही हो C6H6, तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा आपसे, ठीक है बच्चों। तो बेंजीन एक कंपोनेंट है, दूसरा क्या है कंपोनेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों कंपोनेंट का क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, ठीक है। फिर इन दोनों कंपोनेंट को के नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और 30% बाई मास का मतलब क्या होता है, 30 ग्राम। 30 ग्राम क्या है आपका, बेंजीन है, मतलब इस सोल्यूशन के अंदर 30 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, और बाकी 70 ग्राम क्या होगा आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। तो यहाँ पे C6H6 क्या होगा आपका, सॉल्यूट हो जाएगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि ये लेस अमाउंट में है तो इसलिए ये सॉल्यूट हो गया, और ये लार्ज अमाउंट में है इसलिए क्या हो जाएगा आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो दोनों कंपोनेंट का तो नहीं पूछा है क्वेश्चन में, केवल बेंजीन का ही पूछा है मोल फ्रैक्शन। तो आप चाहें तो बेंजीन का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कॉपी में हमें सेंड करेंगे सब लोग, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियोस को, इस चीज़ को ना भूलें, ठीक है, लाइक ज़रूर करें। और कोई भी दिक्कत अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।